खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। बढ़ते हुए अपराधों से बेचैन है हर कोई, आखिर मेरे सूबे के सुकून को हुआ क्या है। जी हां, एनसीआरबी के आंकड़ों ने चौंकाने वाले खुलासे किए। रेप के मामलों में राजस्थान देश भर में पहले पायदान पर है। साल 2018 के मुकाबले 2019 में 31% अपराध बढ़े। ये शर्मनाक रिकॉर्ड पुलिस और प्रशासन पर सवाल खड़े करते हैं। 2019 में राजस्थान में बलात्कार के 5,997 मामले दर्ज हुए। वहीं महिलाओं के खिलाफ दूसरे अपराधों में भी खासा इजाफा हुआ है। प्रदेश में बढ़ते अपराधों को लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर है, लेकिन सरकार बढ़ते हुए आंकड़ों के पीछे पारदर्शी व्यवस्था की दुहाई दे रही है। सरकार का कहना है कि अब कोई भी फरियादी थाने से टरकाया नहीं जाता है, हर पीड़ित की सुनवाई होती है। यही कारण है कि साल 2019 में 2,25,306 एफआईआर दर्ज हुई। इतना ही नहीं, एसपी ऑफिस में मामले दर्ज करने वाला देश का पहला राज्य भी राजस्थान ही बना है। वहीं डीजीपी भूपेंद्र यादव ने बेकारी, बेरोजगारी और इंटरनेट के बेजा इस्तेमाल को भी अपराधों में इजाफे की वजह करार दिया है। फिर भी उठता है सवाल कि आखिर सूबे में क्यों आउट ऑफ कंट्रोल है क्राइम। न अपराधियों में खौफ, नाम जन में विश्वास, भय मुक्त समाज की कोई कैसे करे आस। न कानून की परवाह, न खाकी का डर, बढ़ते अपराधों पर कब तक करे सब। एनसीआरबी में क्यों बढ़ा मरुधरा का ग्राफ, मामले हुए दर्ज तो बढ़ गए अपराध। क्या वाकई सूबे में अपराधी हो गए बेखौफ, या आंकड़ों पर राजनीति कर रहा कमल। और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर कहां गया खाकी का खौफ और क्यों आउट ऑफ कंट्रोल है क्राइम। बिग फाइट पे बहस आज इसे हम मुद्दे पर, और बहस के लिए हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान। चलिए उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा जी हैं, कांग्रेस महासचिव पंकज मेहता जी हमारे साथ हैं, आईपीएस धर्मेंद्र सिंह यादव जी हैं, और साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता भारती शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत धर्मेंद्र सिंह यादव जी आपसे ही करते हैं। देखिए, जब क्राइम की बात होती है, खौफ की बात होती, तो खाकी का खौफ अपराधियों में होगा तभी अपराध कम होंगे, लेकिन क्या वजह है कि प्रदेश में आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है क्राइम। नहीं, मैं जोधपुर के स्टैटिस्टिक्स पे कमेंट करूं तो इस ईयर हर हेड में डिक्रीज है। गंभीर अपराधों में भी कमी आई है और प्रॉपर्टी क्राइम्स में भी कमी आई है। जहां तक पेटी ऑफेंसेस का रजिस्ट्रेशन का सवाल है, वो भी काफ़ी अच्छा रहा है। हमारा जो ऑब्जेक्टिव वो रेस्पॉन्सिव पुलिसिंग का है, ना कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के हिसाब पे हम लोग पैनिक करें। जितना ज़्यादा हम लोग छोटे से छोटे मामलों में रेस्पॉन्स देंगे, उतना ही गंभीर अपराधों में कमी आती है। ये मेरा मानना है और वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट भी है। छोटे और पेटी ऑफेंसेस का रजिस्ट्रेशन बहुत ही इजी हो गया है, जो कि एक समय में डिफिकल्ट होता था। गंभीर अपराध तो हर कोई दर्ज कर लेता है, लेकिन छोटे या पेटी ऑफेंसेस दर्ज करने में ही समस्या आती है। तो उसको लेकर जो पॉलिसी रही है हमारी फ्री रजिस्ट्रेशन का, उसके कारण अगर आप देखेंगे तो जो पेटी ऑफेंसेस है उनका रजिस्ट्रेशन बढ़ा है और गंभीर अपराधों पे रोकथाम रही है। जोधपुर में स्पेसिफिकली हर तरह का गंभीर अपराध में इस वर्ष कमी आई है। और फायर आर्म्स का जो यूज़ है, अवैध हथियारों को लेकर जो फायरिंग करते हैं, उसके लेकर हम लोग खास सजग रहते हैं जोधपुर में। उसमें भी पिछले वर्ष के तुलना में इस वर्ष कमी आई है और अवैध हथियारों के खिलाफ जो कार्रवाई है वो लगभग 600% की वृद्धि रही है जोधपुर में, और अपराधियों को अच्छा जवाब दिया गया है। तो ओवरऑल जो जोधपुर की कंडीशन है उससे मैं प्रीटी सेटिस्फाइड हूँ। ठीक है धर्मेंद्र सिंह जी, आपने जोधपुर की पूरी डिटेल बताई कि वहां पर पहले से कितना बेहतर अभी हुआ है, चलिए मान लेते हैं। लेकिन पूरे राजस्थान की हम बात कर रहे हैं और एनसीआरबी की रिपोर्ट के आधार पर ही हम बात कर रहे हैं। आंकड़ों, बढ़ते हुए आंकड़ों की वजह क्या है। अच्छी बात है, जोधपुर में स्थिति बेहतर है। वापस आपके पास लौटेंगे। बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद है। रामलाल जी, सवाल सबसे अहम यही, देखिए 2018 से 19 में तो आंकड़े बढ़ गए हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट में अलग अलग पायदान पर राजस्थान मौजूद है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रेप के मामले में नंबर 1 पोजीशन पर है। दूसरी बात है, खौफ इतना आमजन में हो चुका है जो कि अपराधियों में होना चाहिए। कैसे लगाम लगे इसमें, कैसे कंट्रोल होगा क्राइम।
देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि ये जो डिबेट का आज का विषय है, ये डिबेट का विषय इतना सेंसिटिव है कि इसके ऊपर राजनीतिक चर्चा नहीं करके इसकी गंभीरता को समझने की हम कोशिश करें। और गंभीरता इस आधार के ऊपर है कि जो जिम्मेदार है और जो जवाबदेही है, हम उनसे सवाल करेंगे, और करें भी क्यों नहीं। कि आप जब सत्ता में जब नहीं थे तो आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, अनेकों वादे आपने किए, आपने सुरक्षा का वादा किया, आपने क्राइम को कंट्रोल करने की बात की, लेकिन मैं सीधा सीधा आरोप मुख्यमंत्री महोदय के ऊपर इस आधार के ऊपर लगाऊंगा कि क्या आपके सूबे के अंदर या आपके उन मोतियों के अंदर एक भी मोती ऐसा नहीं जिसके ऊपर आपका विश्वास हो, या आपके मोतियों के अंदर एक भी मोती ऐसा काबिलियत वाला नहीं है कि जिसको गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जा सके। ये डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें डे बाय डे की मॉनिटरिंग की आवश्यकता है, और डे बाय डे मॉनिटरिंग के साथ साथ निर्णय की आवश्यकता भी है। आप अगर निर्णयों में विलंब करोगे तो अपराध के कई घटनाएं इस प्रकार की घटित हो जाएगी जिनके ऊपर अंकुश लगाना मुश्किल है। इसलिए मैं चाहूंगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय पहले तो जो डिपार्टमेंट अपने पास रख रखे हैं उनको कम से कम एक अपने विश्वास पात्र विधायक को आप जिम्मेदारी दे और डे बाय मॉनिटरिंग शुरू की जाए, नंबर 1। दूसरा, इस क्राइम के ऊपर कंट्रोल तभी लगेगा, देखिए श्वेता जी, हकदार को सम्मान मिले, गुनहगार को सजा मिले तो समाज के अंदर संतुलन अपने आप बैठ जाएगा। लेकिन जब गुनहगार सम्मानित होते हुए दिखेंगे और हकदार व्यक्ति उपेक्षित महसूस करेंगे तो इसी तरीके के परिणाम आएंगे। आपके पास सबकी एसीआर बढ़ी हुई है, कौन अधिकारी कितना काबिल है और कितना नाकाबिल है, उस एसीआर के आधार के ऊपर आप पोस्टिंग देना शुरू कर दें। आप पदस्थापन उस आधार के ऊपर दोगे तो आराम से क्राइम कंट्रोल होता हुआ दिखेगा। लेकिन आप राजनीतिक चश्मे के आधार पे, वोट बैंक की राजनीति के आधार पे अगर आप पदस्थापन करोगे अधिकारियों का तो निश्चित रूप से मनोबल इनका टूटेगा, और उस मनोबल टूटने की वजह से इस क्राइम के ऊपर कंट्रोल नहीं लगाया जा सकता है। सबसे पहले डर जरूरी है, और वर्दी का जब डर खत्म हो गया तो आम आदमी भी अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति के तौर पर उस वर्दी की गिरबान तक पहुंचने लग गया। मैं चाहूंगा कि कठोर कानून की पालना कराना सुनिश्चित किया जाए। आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर जब कोई घटना घटित होती है तो राजनीतिक आधार के ऊपर अधिकारियों को प्रताड़ित करने का काम किया जाता है। मैं चाहूंगा कि राजनीतिक आधार पर प्रताड़ना करने का काम बंद किया जाए। सबसे पहले यह तय किया जाए कि गलती किसकी थी। आप वोट बैंक की राजनीति के आधार पे ठीक है, आपने रामलाल जी आपने बहुत सारे सुझाव यहाँ पर दिए हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि ठीक है, अगर पदस्थापन की भी जिम्मेदारी तो पुलिस अधिकारी भी अपनी समझते हैं, और ऐसा नहीं कि पूरे राजस्थान में हर पुलिस अधिकारी ऐसा है। कहीं पर कोई मिसाल बन रहे हैं, क्राइम कंट्रोल किया हुआ है, तो कहीं पर बेलगाम हो रखा है। हम ये कह सकते हैं कि हाँ, पूरे अगर हम राजस्थान की बात करें, पूरे सूबे की बात करें तो कहीं पर स्थिति बहुत ज्यादा बदतर है, कहीं पर बेहतर है, कहीं पर अच्छी है। लेकिन जब ओवरऑल राजस्थान की बात आती है और रेप में नंबर 1 आता है राजस्थान, तो ये शर्मसार करने वाली बात हो जाती है। और इसके कई पहलू हैं, कई जवाब भी अगर मुख्यमंत्री की बात करें या हम दूसरे पुलिस अधिकारियों की बात करें, उनकी तरफ से भी आए हैं। बहरहाल चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस महासचिव पंकज मेहता जी भी हमारे साथ हैं। पंकज जी, देखिए, उम्मीदें बार बार की जाती हैं। जब आप सत्ता पक्ष में होते हो तो आप उसको नजरअंदाज करते हो, जब आप विपक्ष में होते हो तो पुरजोर तरीके से आवाज बुलंद करते हो, फिर वो चाहे राजस्थान का मामला हो या फिर उत्तर प्रदेश का मामला हो जाए। मुख्यमंत्री यहाँ पर संवेदनशील है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है, क्या उन जिम्मेदारियों को वो निभा रहे हैं पुलिस अधिकारी? क्यों शिकायतें ऐसी आती कि मामला दर्ज नहीं किया जाता? कहीं पर दर्ज करके कार्रवाई की जाती है तो सिर्फ खाना पूर्ति होती है और कुछ देर बाद उन लोगों को, आरोपियों को छोड़ दिया जाता है। कैसे इस पर लगाम लगेगा सर, आप ही बताइए जरा। राजस्थान में अपराधों पर पूर्ण नियंत्रण है और सरकार और पुलिस अधिकारी पूर्ण रूप से अपने कर्तव्यों की पालना कर रहे हैं। तो फिर ये आंकड़े क्या हैं सर? लेकिन जिस तरह से अभी रामलाल जी ने कहा, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। आंकड़े के पीछे सबसे बड़ा कारण है माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि कोई भी फरियादी आए उसकी प्राथमिकी दर्ज की जाए। अगर आप प्राथमिकी दर्ज करोगे तो अपराध बढ़ेंगे, और अगर अपराध हुआ है और आप एफआईआर लॉन्च ही नहीं करोगे तो अपराधों की संख्या कम आएगी। पहले के शासन में यही हुआ। ठीक है, जी के शासन में क्या हुआ? पंकज मेहता जी, चलिए ये बात मुख्यमंत्री ने भी कही, ये बात आप भी कह रहे, चलिए ये अच्छी बात है। ये अच्छी बात है कि पहले सुनवाई नहीं होती थी और अब सुनवाई होती है, बकायदा एफआईआर दर्ज की जाती है। लेकिन पंकज मेहता जी, ये वारदातें हुई क्यों? ये अपराध हो क्यों? अपराध में क्यों ना लगाम लगाया जाए? पंकज जी, कार्रवाई भी होती है, प्रभावी कार्रवाई होती है। पंकज मेहता जी,
आंकड़ों की बात ठीक है, आप कह रहे हैं कि आंकड़े इसलिए बढ़ रहे तो ये हैं। बताओ पंकज कि मेहता जी 182 पहले की सवाल कार्रवाई सुनिए कितने आप। लोगों के खिलाफ की आपने? रामलाल जी आपने की बात रखी सर, रामलाल जी अभी आपने कहा कि देखिए राजनीतिक तौर पर ये बहस नहीं होनी चाहिए, बहुत संवेदनशील विषय है रामलाल जी, राजनीतिक इसलिए राजनीतिक तौर पर बयानबाजी नहीं सर, यहाँ पे बहुत संवेदनशील मुद्दा है, कोई किसी को तथ्यों के साथ बात कीजिए, ठीक है। अगर आप ये कह रहे हैं कि झूठी एफआईआर भी हम दर्ज कर रहे हैं, तो आपकी सरकार ने कितने 182 के खिलाफ 182 की कार्रवाई कितने लोगों के खिलाफ की, वो भी बता दो आप, कि हमारी सरकार ने इतने लोगों के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कराने की वजह से 182 की कार्रवाई की है। चलिए ठीक है, एक मिनट, ठीक है रामलाल जी। पंकज मेहता जी बस एक जवाब दीजिए, इसके बाद भारती शर्मा जी के पास भी जाना है। पंकज मेहता जी अपराध होने पर दर्ज तो हो, अपराध ही क्यों सर, सवाल तो ये कि अपराध ही क्यों, अपराध में लगाम क्यों ना लगाई जाए सर, अपराध होने के बाद कार्रवाई करना है, ये कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़े तीर नहीं मार रहे हैं। अगर अपराध होने के बाद दर्ज किया जा रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, अपराध को रोकना बड़ी बात है, अपराध इतने हो ही ना, इसके लिए क्या किया जा रहा है, सवाल हम उस पर बात कर रहे हैं सर, राजनीतिक तौर पर बयानबाजी नहीं। अपराधों पर नियंत्रण भी लगा है, अपराधियों में खौफ भी है, अपराधियों में खौफ भी है, पता नहीं वो कौन से अपराधी है सर, पता नहीं वो कौन से अपराधी है जिनमें खौफ है, हमें नजर नहीं आता है। बहरहाल चलिए भारती जी का रुख करते हैं, वापस आएंगे रामलाल जी, वापस आएंगे, इस पर आपसे भी सवाल लेंगे, लेकिन भारती शर्मा जी अभी आपने सुना, सबके वक्तव्य आपने सुने, क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सवाल ये है, और जिस तरह से बयान भी आए हैं, पहले होता था जमीन जायदाद को लेकर आपसी रंजिश होती थी और इसके बाद इस तरह के अपराधों को अंजाम दिया जाता था। रेप के मामलों में राजस्थान पहले नंबर पर है, ये रिपोर्ट कह रही है, और अब वजह ये भी मानी जा रही है कि दूसरी चीजों को नहीं, और इंसान को बदला लेना होता तो एक अब टारगेट लड़कियों को किया जाता है, महिलाओं को किया जाता है, और यही वजह भी है, एक मानी जा रही है कि रेप के मामले बढ़ रहे हैं। कैसे रुकेगा ये, क्यों बढ़ रहे हैं मामले, आपकी राय? आप राजस्थान की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रही हूँ इंडिया का कोई भी सरकार नहीं है जो महिला सुरक्षा में पास हुआ है, हर सरकार फेलियर है, बीजेपी हो या कांग्रेस, ये ऐसे ही लड़ते रहेंगे, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, ये जो महिलाओं से बदला लेने वाली मेंटेलिटी है, ये जब दबंग बच्ची, एक दबंग परिवार, जब दलित गरीब परिवार की, वंचित परिवार की बच्ची तो होती है, तो इसका डबल ट्रिपल डिसएडवांटेज हो जाता है, और ये आ जाते हैं अपने पावर डायनामिक पे, ये अपना खुद का पावर डायनामिक सेटिस्फेक्शन करने के लिए, वो क्या तुम हो क्या, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाता हूँ, इसके लिए ये सारे पंगे होते हैं, और वोट बैंक की नीति यहाँ पे काम करती है, और जो हाथरस में हुआ वो होता है। कितने एग्जाम्पल दूं आपको, अभी कोटा में, सीकर में 3 दिन पहले हुआ है जांगीर समाज की बच्ची के साथ, उद्योग नगर में गैंग रेप, 6 महीने से उसको परेशान कर रहे थे। जोधपुर के अभी धर्मेंद्र जी बैठे थे, जोधपुर में एक महिला को 7 साल जिसकी शादी को हो गए थे, 6 सिर में फ्रैक्चर हैं, इतनी क्रुएलिटी हो गई है, और ये जोधपुर में बैठ के ये कह रहे हैं कि क्राइम और वो उनके ऑर्डर में है। अजमेर, अलवर, बारां, बिलासपुर, हाथरस, कितने गिनाए जाएं, कितने गिराए जाएं। मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, अगर जरा से किसी जानवर की हत्या पे मॉब लिंचिंग हो सकती है, तो मैं इन महिलाओं से कहती हूँ, इनके परिवार वालों से कहती हूँ, एक बच्ची के मर्डर पे, हीनियस मर्डर पे मॉब लिंचिंग क्यों नहीं होती है? ये पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और राजनेता, ये सब रसूख और पैसे में बिक जाते हैं। यस, आई एम टेलिंग दिस, ये बिक जाते हैं। वो टाइम आ गया है जब महिलाओं को खुद पैरों पे खड़े हो जाना चाहिए। मैं एक कविता पढ़ के सुनाना चाहूंगी। छोड़ो मेहंदी खड़ग संभालो, छोड़ो मेहंदी खड़ग संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। कब तक आस लगाओगी तुम, कब तक आस लगाओगी तुम, बिके हुए पद वालों से कैसी रक्षा मांग रही हो, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से। स्वयं ही जो लज्जाहीन हुए हैं, वो क्या लाज बचाएंगे। सुनो द्रौपदी, सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। मैं हर महिला से निवेदन करती हूँ, राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छा एक वो चलाया था पुलिस को, कि उनको आत्मरक्षा की ट्रेनिंग्स देनी है, उसमें अपनी बच्चियों को भेजिए। रिकॉर्ड होना चाहिए कि हमारी बच्चियों ने, हमारी बहुओं ने, हमारी माताओं बहनों ने आत्मरक्षा की ट्रेनिंग ली है।
बिल्कुल, ये भारती जी, ये बात आपने सही की और ये आपकी निजी राय भी हो सकती है। आप महिलाओं को आगे आने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, लेकिन आवाज ही अगर महिला बुलंद कर दे तो कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर बोल नहीं पाते हैं, दबा के रखा जाता है, ये भी एक वजह है। लेकिन ठीक है धर्मेंद्र सिंह जी, अभी आपने कहा कि जोधपुर के आपने हाल बयां किए कि वहां पर नहीं है, लेकिन एक उदाहरण के तौर पर भारती जी ने कहा कि इस तरह की क्रुएल्टी भी वहां पर हुई है। सवाल ये भी उठता है और बिल्कुल एक तो ये बात कही और रामलाल शर्मा जी ने एक बात कही कि मनमाफिक राजनीतिक तौर पर दबाव के चलते या जातिगत तौर पर पोस्टिंग यहां पर की जाती है, पुलिस का मनोबल गिरता है, ऐसे में वो उतने एक्शन में पूरी तरह से नजर नहीं आती और ये भी एक वजह बताई जा रही है। क्या वाकई में आप ऐसा मानते हैं? क्या इन चीजों का फर्क पड़ता है पुलिस की कार्यशैली पर? देखिए, जहाँ तक मेरा सर्विस का एक्सपीरियंस है, मैंने ऐसा अभी तक कुछ भी फील नहीं किया है या एक्सपीरियंस किया है। और वन ऑफ इंसिडेंसेस हर जगह होते हैं। मैं ओवरऑल जो माहौल है उसकी बात कर रहा हूँ। ओवरऑल जोधपुर में ठीक है, वन ऑफ इंसिडेंस, ऐसा नहीं है कि क्राइम जीरो है जोधपुर में, कुछ न कुछ इंसिडेंसेस होते हैं, बट हम लोग कंपेयर करते हैं कि प्रीवियस ईयर से लेकर अभी कैसा रहा है, तो उसमें ये बेटर रहा है यहाँ पे। और मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा अभी तक मैंने फील नहीं किया है कि ऑब्वियसली एज अ पब्लिक सर्वेंट हम लोग अक्रॉस डिफरेंट गवर्नमेंट्स और ये काम करते हैं, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और लॉज के अंतर्गत काम करते हैं और मेरा एक्सपीरियंस अभी तक ऐसा नहीं रहा है। चलिए ठीक है, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है हाथरस का। क्या हुआ, किसने आदेश दिया था एसपी को? एसपी खुद नहीं कर रहा था, उसको ऊपर से आदेश दिए गए थे। गाज किस पे गिरी? पूरे पुलिस डिपार्टमेंट पे। क्यों वो प्रशासनिक अधिकारी नहीं लपेटे में आए? क्यों वो नेता लपेटे में नहीं आया जिसने ऑर्डर दिया था? देखिए, पुलिस महकमे की सबसे बड़ी कमी ये है कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स का मदद नहीं करता है। धर्मेंद्र जी आपसे निवेदन कर रही हूँ, मैं एनजीओ हूँ और मुझे हर दूसरे दिन पुलिस अधिकारियों से, पुलिस वालों से काम पड़ता है। ये उनकी पीड़ा है कि बेचारा सिपाही हो चाहे एसपी हो या एसएचओ हो, वो इतना दबा हुआ होता है कि वो अपनी आवाज भी नहीं उठा सकता। मैंने अभी मेरे कुछ फ्रेंड्स को, पुलिस बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरी, बहुत अच्छा सर्किल है हमारा, मैंने उनको कहा था कि आप अपना एक ऐसा फोरम बनाइए जहां आप अपनी बात रख सकें। धर्मेंद्र जी मानिए बात को कि आपको खुद महसूस होगा, आज हो सकता है, बहुत अच्छा है कि आपके साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा परेशान है ये भी नेताओं से। ये भी एक वजह है कि दबाव के चलते नहीं हो पाता। कई बार वो नहीं करना चाहते काम, ऐसा गलत और वो होता है, काम ही नहीं कर पा। मैं एक बात बताती हूँ, सरकार बदलते ही ट्रांसफर क्यों होते हैं? क्योंकि सरकार अपने अधिकारियों को लाती है और जो पुराने अधिकारी थे उन पे अलग अलग करप्शन के चार्जेस लगा के किसी को हटाती है, किसी को पदमुक्त करती है, किसी को बर्खास्त करती है। मैं कहूंगी पुलिस वाले अपनी ताकत पहचानिए आप और आप आगे आइए। आपकी जो आपने कोरोना में कर दिखाया है, आपका एक वैल्यू बढ़ी है, हम आपका सम्मान करने लगे, आम पब्लिक आपका सम्मान करने लगी है। अब इस नेतागिरी से राजनीति में मत क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। लेकिन रामलाल जी, एक वजह यह भी मानी जा रही कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, युवा परेशान है और मेंटली इसका इफेक्ट पड़ता है। इंटरनेट को भी एक वजह माना गया है, जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है, इंटरनेट में भी जिस तरह की गतिविधियां होती, ये सब भी एक वजह ओवरऑल मानी गई है। अब अगर बेरोजगारी से शुरू करें तो देखिए, ये तो मानेंगे पिछले 45 साल में इतनी बेरोजगारी नहीं हुई है। युवा है जिसे आगे कुछ बढ़ना चाहिए, करना चाहिए, ऐसे युवा संलिप्त पाए जाते इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। और अगर किसी पर प्रेशर बनता है या किसी को चोट पहुंचती है तो वो महिलाएं होती हैं, वो लड़कियां होती हैं और ये मामले लगातार सामने आ भी रहे हैं। राजनीति इन पर होती है सर, जिस पोजीशन पे आप लोग हैं, नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हो, बड़े बड़े ओहदे पे हो, जो काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसे मामलों में आवाज बुलंद होती है, लेकिन वो राजनीतिक तौर पर। रामलाल जी, आवाज तो आप लोग उठाते हैं लेकिन राजनीतिक तौर पर पूरी तरह से नजर आता है। देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि हम ये मान के चले, देखिए श्वेता जी, सबसे पहले अगर अपन ये मान के चले कि सब बेरोजगारी एक प्रमुख कारण है अपराध का, तो मैं इस चीज को नहीं मानता। आंशिक कारण जरूर हो सकता है बेरोजगारी का, लेकिन सबसे बड़ा कारण तो ये है कि जहां हमारा सामाजिक टूटा है, जो आंख का डर था, जो सामाजिक डर था, जो परिवार के मुखिया का डर था, उस डर के अंदर कमी आई है। एक तो अपराध का ये कारण हो सकता है।
दूसरा श्वेता जी, हमारी जो पुलिस की मुखबिर व्यवस्था थी वो मुखबिर व्यवस्था काफी कमजोर हो चुकी है। उसकी जगह बीट व्यवस्था पुलिस ने लागू की गई और बीट व्यवस्था भी इतनी कमजोर है कि बीट अधिकारी को पता नहीं होता कि मेरे बीट के क्षेत्र के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तीसरा सबसे बड़ा कारण जिसको मैं मानता हूं श्वेता जी, अपराध का प्रमुख कारण यह है कि आज जिस तरीके से जवाबदेही तय नहीं है, अगर ऑफिसर स्कीम बनाकर अगर हम जवाबदेही तय करेंगे कि अमुक क्षेत्र के अंदर घटना घटी है, इतने दिनों के अंदर चालान पेश करना नितांत आवश्यक है, इतने दिनों के अंदर फास्ट कोर्ट के अंदर चलिए ठीक है, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। रामलाल जी वक्त खत्म हो रहा है, एक जवाब जरा दे दीजिए। रामलाल जी एक जवाब दे दीजिए। ठीक है रामलाल जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। जब अपनी सरकार होती है और अपने राज्य में कुछ होता है तो कोई आवाज नहीं निकलती है और प्रदर्शन होता है दूसरे राज्य के लिए। जब अपनी सरकार दूसरे राज्य में होती है तो वहां कोई कुछ नहीं करता और विपक्ष के तौर पर यहां पर प्रदर्शन किया जाता है। तो क्या सरकारें देखकर ही इस तरह के प्रदर्शन आप लोग तय करते हैं या वाकई में दर्द होता है, परेशानी होती है और इसलिए ऐसा करते हैं? आवाज बुलंद तो होती है लेकिन सिर्फ अपने अपने फायदे के लिए। श्वेता जी, मैं इस चीज को स्वीकार करता हूं। श्वेता जी, मैं इस चीज को स्वीकार करता हूं कि सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, अपराध घटित होता है, लेकिन अपराध घटित होने के बाद में सरकार उस अपराध के प्रति कितना गंभीर है ये सोचनीय विषय है। आज भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपराध घटित होने के बाद जिस तरीके के फैसले लिए, एसआईटी का गठन किया गया, एसआईटी के गठन के उपरांत जांच वांच तो होती रहेगी सर, जांच वांच तो होती रहेगी क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए अहम तो ये है कि आंकड़े जो भी आ रहे हो, ठीक है, आंकड़े अगर राजस्थान में बढ़ रहे हैं तो उसकी वजह यह है कि मामले ज्यादा से ज्यादा दर्ज हो रहे हैं। ये एक अच्छी बात है कि मामले दर्ज हो रहे हैं, सुनवाई यहां पर हो रही है। लेकिन अहम सवाल तो ये उठता है कि ये अपराध, ये आंकड़े बढ़े ही क्यों? ये अपराध क्यों हो? ये आरोपी क्यों इतने ज्यादा बुलंद हो जाए, इतने दबंग हो जाए कि इन अपराधों को अंजाम दे और इसके बाद इनका कोई कुछ ना कर सके? और यही सबसे अहम वजह है इन अपराधों के बढ़ने की, इन आंकड़ों के बढ़ने की। और उम्मीद कर सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं कि जल्द से जल्द कुछ ऐसा हो, सख्त कार्रवाई हो, महिलाओं को और ज्यादा स्ट्रांग बनाया जाए, मजबूत बनाया जाए, ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो। ये जो रेप के आंकड़े बढ़ रहे हैं वो कम हो और इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि ना के बराबर हो। इसके लिए कुछ ना कुछ करना है तो करेगी सिर्फ सरकार ही, फिर वो चाहे किसी भी राज्य की हो या फिर केंद्र सरकार। चलिए 6 बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।